नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने आम जनता से संवाद किया और लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उचित समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। जनता दर्शन के इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री से अपने मुद्दे साझा किए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से लगातार संवाद और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का नोएडा का दौरा है। ग्रेटर नोएडा में अस्पताल का उद्घाटन होगा। इसके साथ ही अस्पताल का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा बड़ा विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद भी जाएंगे सीएम योगी। आरएसएस विद्या भारती कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। संघ पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक के बाद ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही कपिल देव अस्पताल का करेंगे लोकार्पण। स्वास्थ्य क्षेत्र को देंगे नई सौगात। और इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है नोएडा का, क्या कुछ जानकारी? जिस तरीके से एक बड़ा दौरा है, गाजियाबाद की बात की जाए चाहे ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, जहां पर ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है केडी एसजी यानी कि कपिल देव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसका इनॉग्रेशन करेंगे और लगभग 2:30 बजे के टाइम में मुख्यमंत्री योगी ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे। और उससे पहले एक गाजियाबाद में एक बड़ी बैठक है, मुख्यमंत्री आरएसएस संघ की एक बड़ी बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और हिस्सा ले रहे। लगभग 2 घंटे की जो बैठक है वो गाजियाबाद में हो रही है, जिसका अगर बात की जाए तो एक बड़ी बैठक के रूप में गाजियाबाद में बैठक हो रही है, जिसमें आरएसएस संघ और सरकार के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए लगातार, क्योंकि कहीं ना कहीं 2027 का विधानसभा चुनाव है और माना जाता है कि सरकार बनाने में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो फैसला होता है तो वो लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अस्पताल की, तो अस्पताल का एक बड़ा लगभग 200 करोड़ की लागत में ये एक बड़ा हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो कार्डियोलॉजी समेत जो बड़ी चीजें हैं, ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो सर्जरी के लिए एक हाईटेक मशीनरी भी लगाई गई है हर एक सेक्टर की अगर बात की जाए। तो एक बड़ा हॉस्पिटल है और लगभग अगर बात की जाए तो 200 करोड़ की एक बड़ी परियोजना है। हालांकि ये विशेषकर ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मॉडर्निटी और जो बड़े अस्पतालों का जो जोड़ है वो कहीं ना कहीं लगातार उनको मुख्यमंत्री द्वारा जो प्रेरणा है वो की जा रही है लगातार। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद जिस तरीके से जो 3rd फ्लोर की अगर बात की जाए तो सीटीजीएस ओटीएस की जो कैथ लैब है उसका भी दौरा कर सकते हैं। और जिस तरीके से 2nd फ्लोर एक लॉन्च एरिया बनाया गया है उसका भी निरीक्षण कर सकते हैं। तो हालांकि एक बड़ी चीज है एक केडीएसजी हॉस्पिटल के लिए, और इसका एक बड़ा इनॉग्रेशन खुद मुख्यमंत्री योगी के हाथ में होगा। और कहीं ना कहीं जो तमाम डिग्निटीज जो अतिथि हैं वो भी इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके, जिसमें एक बड़ा नाम महेश शर्मा का है जो कि सांसद है लोकसभा का, तो उसके बाद उनका भी संबोधन हो सकता है। तो एक बड़ा हॉस्पिटल है और बड़े हॉस्पिटल के साथ साथ जो सर्जरी की एक बेहतरीन जो मॉडर्निटी की जो सर्विसेज होती हैं वो फिलहाल इस हॉस्पिटल में होने वाली है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी के हाथ से एक बड़े हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन भी होगा। अब प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? कौन कौन से रूटों को डाइवर्ट किया गया और ताकि आमजन को परेशानी ना हो? अब देखिए, अगर बात की जाए एक बड़ा मुख्यमंत्री का दौरा है, लगभग गाजियाबाद और नोएडा रहने वाले मुख्यमंत्री सुबह 11-11:30 बजे से लेकर लगभग 3-3:30-4 बजे तक का जो मुख्यमंत्री का दौरा है वो रहने वाला। वहीं अगर बात की जाए सभी जो सुरक्षा
के जो सभी दृष्टिगत जितनी चीजें हैं उनको सुनिश्चित किया गया है। मौके पर जो उचित पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है और केडीएसजी हॉस्पिटल के आसपास का जो जितना एरिया है, लगभग 500 मीटर का एरिया है, उसको पूरी तरीके से सील किया गया है और मुख्यमंत्री योगी के आने और उनके जाने तक जो सभी रूट्स हैं उनको फिलहाल डाइवर्ट किया गया है और बिना अनुमति के किसी भी वाहन को, चाहे वो भारी वाहन की बात की जाए या किसी भी तरीके के वाहन की बात की जाए, बिना कारण के उस व्यक्ति को या उनके वाहनों को उस प्रवेश से फिलहाल वर्जित किया जाएगा। और फिलहाल लगभग 2 घंटे का जो पीरियड है, माफ करिएगा, लगभग 2:30 बजे जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले आधा घंटा पहले और कार्यक्रम खत्म होने के बाद, यानी कि लगभग 45 मिनट का जो कार्यक्रम होने वाला है मुख्यमंत्री का, उसके दौरान जो सभी रूट्स हैं आसपास के उन सभी को फिलहाल डाइवर्ट किया जाएगा और सुरक्षा के जो मद्देनजर सभी जो तैयारियां हैं वो फिलहाल अभी पूरी कर ली गई हैं। वर्षा, ठीक है, मैंने आपको बनाए रखेंगे, आपका फिर से रुक किया जाएगा। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की और बता दें कि 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी है बीजेपी। संघ संगठन सरकार के साथ समन्वय बैठकों का दौर लगातार जारी है। गाजियाबाद के पश्चिम क्षेत्र में समन्वय बैठक का आयोजन, कानपुर में कल होगी क्षेत्र समन्वय की बैठक, 7 मार्च को आगरा में ब्रज बैठक आयोजित होगी, लखनऊ में हो चुकी है अवध क्षेत्र बैठक। इसके साथ ही वाराणसी और गोरखपुर में बैठकें संपन्न होंगी। संगठन और सरकार में तालमेल पर मंथन किया गया है। बीजेपी संगठन और कैबिनेट फेरबदल की चर्चा भी है। 2027 चुनाव रणनीति पर मंथन तेज हो गया है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां तो प्रदेश में हाल में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। पार्टी के भीतर संघ संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी क्रम में पश्चिम क्षेत्र की समन्वय बैठक आज गाजियाबाद में आयोजित की जा रही है, जिसमें संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर चर्चा की जा रही है। इसके बाद कल कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक कानपुर में आयोजित होगी। वहीं 7 मार्च को आगरा में ब्रज के क्षेत्र की समन्वय बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले 28 फरवरी को लखनऊ में अवध क्षेत्र की बैठक हो चुकी है, जबकि 1 मार्च को वाराणसी और 2 मार्च को गोरखपुर में भी क्षेत्रीय समन्वय बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। इन बैठकों में संगठन की रणनीति, सरकार के कामकाज और चुनावी तैयारी को लेकर विस्तार से मंथन किया जा रहा है। इसी पे एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे संवाददाता अमन प्रधान का। अमन, क्या कुछ जानकारी है? चुनाव को लेकर रणनीतियां और तैयारियां चर्चा देखने को मिल रही हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और आगे भी बैठकें होंगी। क्या लगता है अमन, इन बैठकों के जरिए से क्या कुछ अहम चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए वर्षा, निश्चित है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें लगभग अब 9 महीने का ही जो समय है वो शेष है। इसकी अगर तैयारियों की बात की जाए तो लगातार सभी तैयारियों जो सभी पार्टियां हैं उनकी तैयारियां फिलहाल तेज हो रही हैं और इसी क्रम में एक बड़ी बैठक आज गाजियाबाद में होने वाली, माफ करिएगा, हो रही है। लगभग 11:15 बजे से जो ये बैठक है वो शुरू हुई है। गाजियाबाद के नेहरू स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में राष्ट्रीय सेवक संघ यानी कि आरएसएस का कार्यालय है, वहां पर जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है। लगभग ये बैठक 2 घंटे चलने वाली है, जो कि 1:45 पे फिलहाल जो ऑफिशियल है वो 1:45 पर इस बैठक का समापन होगा। और अगर बात की जाए इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी के साथ सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और भारतीय जनता पार्टी संगठन के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं जिस तरीके से अगर बात की जाए बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी जो क्षेत्र हैं सभी को पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया जाए कि किस तरीके से जो वोटर्स है उनको भारतीय जनता पार्टी में फिर से जो योजनाएं हैं सरकार की वो जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं, या उन जो चीजें हैं यानी कि अंतिम पायदान से जो बैठा व्यक्ति है उसको पहले पायदान तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। तो उन सभी विषयों को लेकर के एक ये बड़ी बैठक है। और अगर बात की जाए जिस तरीके से संघ लगातार एक धुरी के तरीके भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्य करता भी नजर आया है, जिस तरीके से एक अहम योगदान है संघ का, जिसके लिए लगातार अगर बात की जाए संगठन की के साथ जो सरकार का जो समन्वय है उसको लगातार बैठाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी 28 फरवरी को जब लखनऊ का दौरा था
जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हैं वो लखनऊ आए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने उनसे मुलाकात की थी। दोनों डिप्टी सीएम ने अलग अलग मुलाकात करी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का रिपोर्ट कार्ड बताने का प्रयास हर पहलू से किया जा रहा है और किन पहलुओं पर और काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इन सभी पहलुओं को पूरी तरीके से कंसोलिडेट किया जा रहा है कि 2027 में एक बार फिर से जब भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो क्या अहम बिंदु होने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं और उसी का एक बड़ा जो अगर देखा जाए तो बड़ा फोकस है। तो संघ भी कहीं ना कहीं अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको बखूबी निभाने के लिए लगातार काम कर रहा है और इस तरीके की जो बैठकें हैं वो फिलहाल काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। वर्षा, अमन, अगर देखा जाए तो लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है, तमाम रणनीति तैयार की जा रही है। क्या लगता है कि किस तरह से कार्यकर्ताओं को संदेश और निर्देश दिए जाएंगे ताकि जनता तक सीधे तरीके से पहुंच सके? किस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर तमाम निर्देश दिए जाएंगे? अब देखिए, साफ तौर पर अगर बात जिस तरीके से की जाए, अगर विशेषकर चुनाव की, अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सभी जो क्षेत्र के जो पदाधिकारी होते हैं यानी कि जो क्षेत्र के नेता होते हैं उनके साथ किस तरीके का सरकार के साथ उनका समन्वय है। तो पहली पड़ाव तो यही होता है कि सरकार के साथ जो क्षेत्र का जो व्यक्ति है यानी कि जिस क्षेत्र का नेता है उसके साथ किस तरीके का समन्वय है, उससे पहले समन्वय बैठाया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात की जाए जो सरकार की योजनाएं हैं उनको हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो क्षेत्र के नेता होते हैं, जिस क्षेत्र के पदाधिकारी होते हैं, उनकी अहम जिम्मेदारी होती है कि सभी जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाई जाए। तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो चुनाव प्रचार के लिए भी जो सभी जो क्षेत्रवर्ग के जो नेता होते हैं उनकी अहम योगदान और अहम जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि जो सभी जो चीजें हैं सरकार की वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाए। तभी कहीं ना कहीं जो सरकार है वो फिर से जो तीसरी बार हैट्रिक लगाने में तभी कामयाब हो सकती है, यानी कि जो सरकार की योजनाएं हैं हर एक व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीजें सरकार एक बेहतर जो प्रदेश के लिए कर रही है उसके लिए एक जो सरकार के जो एजेंडे हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो बैठक है उसमें स्पष्ट रूप से इन सभी विषयों को रखा जाएगा कि किस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं वो किस तरीके से पहुंचाई जा रही है और जहां तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही उन तक किस तरीके से और योजनाओं को पहुंचाया जाए। तो साफ तौर पर 2027 का विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले जो तैयारियां हैं वो फिलहाल तेज हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए जो सभी संघ की अगर बात की जाए या सरकार की बात की जाए, लगातार हर एक मोर्चे से निपटने के लिए, हर एक मोर्चे तक पहुंचने के लिए लगातार संघ और सरकार दोनों ही बराबर रूप से काम करती हुई भी नजर आ रही है। वर्षा, अमन, क्या लगता है कि इस तरह से, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही रणनीतियों में लगे हुए हैं, बैठकों का सिलसिला दोनों की ओर से जारी है, तो क्या लगता है कि बीजेपी किस तरह से संगठन को मजबूत करेगी ताकि विपक्ष की नीति और सब कुछ धरातल पर उतार के एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? विपक्ष की अगर बात की जाए वर्षा, जिस तरीके से तो विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा है विपक्ष के रूप में। और अगर बात की जाए कांग्रेस की बात की जाए तो उनके भी लगभग अभी मौजूदा समय में लगभग 4 ही विधायक हैं और अगर बीएसपी की बात की जाए तो मात्र 1 विधायक। तो यानी कि अगर बात की जाए विपक्ष के रूप में तो एक बड़ा चेहरा अखिलेश यादव है। और अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो फिलहाल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचा रही है। और अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार जो सड़क से लेकर सदन तक जो चीजें हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको काउंटर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो लगातार जहां जहां भी उनके जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उन पर सवाल उठाते नजर आते हैं। तो एक बड़ा एजेंडा है विपक्ष के पास पीडीए का। और फिलहाल अगर पीडीए को काउंटर करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही थी और एक बड़ा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने
उतारा है फिलहाल। तो एक बड़ा पहलू है पीडीए का काट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं 2027 की राह अभी फिलहाल स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा तो एक बड़ी चीज है, फिर देखने को मिल सकता है कि क्या एजेंडों के साथ विपक्ष सामने आता है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात की जाए तो मौजूदा समय में फिलहाल अभी विपक्ष के साथ पीडीए का जो फॉर्मूला है अभी फिलहाल उसके साथ ही चल रही है। लेकिन बात की जाए अभी एक बड़ा समय है, क्योंकि लगभग 9 महीने का जो समय है वो अभी फिलहाल सरकार के पास में है, और चुनाव में भी लगभग 9 महीने से जो ज्यादा का समय है वो बचा हुआ है। तो विपक्ष के पास अभी पीडीए का फॉर्मूला है, और लगातार अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार के पास तमाम नीतियां हैं और तमाम योजनाएं हैं जिनके साथ 2027 का जो चुनाव है उसको लेकर के वो मैदान में उतरती हुई नजर आ सकती है। वर्षा, ठीक है अमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बीच सड़क पर बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना कलवारी थाना क्षेत्र के कुसैरा बाजार की बताई जा रही है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं अम्बेडकर नगर जिले में होली के दिन एक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक स्टंटबाजी कर रहे थे, इसी दौरान दुर्घटना हो गई। हादसे में बाइक के पीछे बैठे युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान सुल्तानपुर जिले के अखंड नगर थाना क्षेत्र के गांव निवासी रंजीत चौहान के रूप में हुई है, जबकि उस्मापुर जलालपुर निवासी अजय चौहान गंभीर रूप से घायल है। घटना जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के पास हुई थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बता दें कि पुलिस स्टेशन में होली का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और आपसी सौहार्द का संदेश दिया। होली समारोह के तहत हजरतगंज से रिजर्व पुलिस लाइन तक एक विशेष जुलूस भी निकाला गया। इस जुलूस में पुलिस कमिश्नर अरविंद्र सेंगर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और पुलिसकर्मी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य पुलिसकर्मियों के बीच भाईचारे और सामूहिकता की भावना को मजबूत करना है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और अनुशासन का विशेष ध्यान रखा गया। होली के इस उत्सव ने पुलिसकर्मियों के बीच खुशी और उत्साह का माहौल बना दिया। उत्तर प्रदेश के संभल में होली का त्यौहार कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान होली की चौपाई के 2 अलग अलग जुलूस निकाले गए। पहला जुलूस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा निकाला गया, जबकि इसके बाद दूसरा जुलूस शहर में निकाला गया। दोनों जुलूसों संवेदनशील इलाकों से होते हुए जामा मस्जिद के सामने से भी गुजरे। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने मस्जिद को पहले ही ढकवा दिया था और जुलूस के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर सीओ कुलदीप सिंह, एडिशनल एसपी सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम सहित कई थानों की पुलिस, रैपिड रिएक्शन फोर्स और अन्य सुरक्षा बल मौजूद रहे, जिससे पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति व्यवस्था बनी रही। वहीं बिजनौर जिले के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला बेगम सराय में होली के अवसर पर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। मुस्लिम समाज के युवकों ने होली खेलने आए होलियारों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। स्थानीय निवासी कलवा कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हुलेरिया का गर्मजोशी से स्वागत किया और आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इस महामुकाबले को लेकर धर्मनगरी काशी में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। क्रिकेट प्रेमियों ने बता दें कि मंदिर में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पोस्टरों के साथ यज्ञ हवन किया। उन्होंने पूरे क्रिकेट के साथ खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन और विजय के लिए आशीर्वाद मांगा। फैंस ने टीम इंडिया की सफलता और अच्छे खेल के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की। मंदिर परिसर में भक्तिमय और उत्साहित माहौल देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने कहा कि उनके आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा से टीम इंडिया को मुकाबले में सफलता मिलेगी। इससे पहले प्रयागराज में क्रिकेट फैंस ने टीम इंडिया के लिए विशेष अनुष्ठान कर जीत की कामना की। पूरे देश में इस समय सेमीफाइनल को लेकर उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला है। यहाँ पर क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा
हवन पूजन का आयोजन किया गया है, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और भारतीय टीम आज सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में प्रवेश करे। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन से बड़ी उम्मीदें हैं आज लोगों को। अभिषेक शर्मा जो कि फॉर्म में नहीं है अभी, आज बड़ी उम्मीद है कि वो फॉर्म में आए और बेहतरीन प्रदर्शन करें। देखिए, आज भारतीय टीम को बड़ी से बड़ी जीत दर्ज हो सेमीफाइनल में और भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में प्रवेश करे, इसके लिए आज क्रिकेट खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों के द्वारा विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया है। और हमारी दुआएं यही है कि भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करे। नन्हे क्रिकेटर्स ने आज हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर पढ़ा, ताकि भारतीय खिलाड़ियों को आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और भारतीय टीम बड़ी जीत दर्ज करे। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से बड़ी उम्मीदें हैं, वो बेहतरीन प्रदर्शन करें और भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में प्रवेश करे और पुनः एक बार 2020 वर्ल्ड कप जीते। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस कार्रवाइयों में कुल 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बदमाश फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की जवाबी कार्रवाई में घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, चापड़, मोबाइल, नगद और चोरी की बाइक बरामद की है। पहली मुठभेड़ थाना निजाबाद क्षेत्र के नवेदा पुल के पास हुई है और पुलिस के अनुसार चेकिंग के दौरान संदिग्धों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हिस्ट्री शीटर और शातिर गौ तस्कर मिराज के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मौके से पुलिस ने अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की चोरी की मोटरसाइकिल, मोबाइल और 840 रुपए नगद बरामद किए। पुलिस के अनुसार मिराज पर पहले से 17 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़ फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि मुंडेरिया गांव के पास पुलिस के पुलिया के नजदीक कुछ बदमाश किसी वारदात की फिराक में घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश मोहम्मद आमिर के पैर में गोली लग गई है और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसके 2 साथी साबिक और यूसुफ को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। दिनांक 4/3/2026 को थाना निजामाबाद पुलिस सेंटरवा में होली के परिपेक्ष से रात्रि में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, जिसपे अभियुक्त मिराज एवं उसका साथी नासिर सवार थे, आए। उन्होंने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त मिराज पुत्र सूफियान, जो कसाई मोहल्ला थाना निजामाबाद का रहने वाला है, उसके दाहिने पैर में गोली लगी एवं उसका साथी वहां से फरार हो गया। मिराज को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भिजवाया गया। मिराज के ऊपर विभिन्न थानों में गौवध सहित लगभग 17 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। साथ ही साथ अभियुक्त मिराज के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे, एक एंड्रॉयड मोबाइल एवं एक बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल मिली है। पुलिस आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 5/3/26 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम उडियार के निकट कोतवाली फूलपुर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश आमिर निवासी कौड़िया के बाएं पैर में गोली लगी। घायल को उपचार हेतु CSC फूलपुर रवाना किया गया। उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा पीछा करके कुछ समय पश्चात गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक का नाम शाकिर तथा दूसरे का नाम यूसुफ निवासी कौड़िया है। तीनों मुलजिमान 2 दिवस पूर्व गौवध के मुकदमे में प्रकाश में आए हैं। संभल जिले के गुनौर कोतवाली क्षेत्र के नदरौली गांव में होलिका दहन के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। होलिका दहन के समय एक व्यक्ति अचानक से जलती हुई आग में कूद गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग में कूदे व्यक्ति को किसी तरह बाहर निकाला। हालांकि आग की चपेट में आने से वह जुलूस गया। बताया जा रहा है कि उसे तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV।